नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन तफसीलात, ख़बरें और उस पर तबसरा करने जा रहा हूँ। कुछ वीडियोस आई हुई हैं, वो भी वीडियोस दिखाना चाहूँगा। ज़ाहिर सी बात है कि जिस चीज़ को लेकर के पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में चल रही है, उसी के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के ख़बरें आ रही हैं। इसराइल से ख़बर आ रही है कि आर्मी चीफ़ वो भी इस वक्त जो है ख़ुद को आइसोलेशन कर लिया, यानी कि क्वारंटाइन में चला गया है और उसको शिबा है कि उसको कोरोना हुआ है। इसके अलावा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 1000 करोड़ रुपए का अतिया किया है कोरोना वायरस से निमटने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत को। ये ख़बर कोई नहीं चला रहा है, सब तबलीगी जमात के पीछे पड़े हुए। बाकी नाज़रीन, कुछ और वीडियोस भी हैं जो जुल्म व तशद्दुद की कहानियाँ बयान करती हैं पुलिस की, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और क्या सिचुएशन है इस वक्त दुनिया भर में, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करते हुए इजाज़त लेने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों तक लिंक को शेयर करें ताकि हक़ाइक़ इस वक्त बिलख़ुसूस जो तबलीगी जमात को लेकर के मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, वो सारी चीज़ें दूसरों तक पहुँच सके। आज भी एक ख़ुसूसी तबसरा मेरा उस पर होगा और हक़ाइक़ सामने रखने की कोशिश करूँगा UNI के हवाले से। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं सबसे पहले कुछ वीडियोस आप लोगों को दिखाऊं। एक पुलिस की जुल्म तशद्दुद की ये वीडियो एक आ रही है। ये देखिए, घर में बैठे हुए लोगों को बाहर निकाल करके पुलिस मार रही है। ये देखिए, लॉकडाउन का मतलब होता है कि घर में बैठे, शायद पड़ोसी दूसरे के घर में चले होंगे, कहाँ किस देहात का पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये देखिए, घर के अंदर से झोपड़ी से, खपरेल का घर है, ये खींचा और मारा। उसके बाद ये खातून को देखिए किस तरह मारता है। ये देखिए बच्ची को भी किस तरह मारा इसने। ये देखिए बच्ची को किस तरह मार रहा है। ये हालात हैं पुलिस के जो इस वक्त जुल्म व तशद्दुद को अपनाने वालों को इस कदर मार रही है। एक और वीडियो भी दिखाइए। इन लोगों की चीज़ें लोगों के सामने लाना चाहिए। ये देखिए बच्चा है, 2 पुलिस किस कदर जो है मार रही है, एक के बाद एक मरता है दूसरा मारता है, एक पड़ता है दूसरा मारता है। ये देखिए, अल्लाहु अकबर। खैर नाज़रीन, एक वीडियो आ रही है, कई दिनों से रेलवे ट्रैक से चल कर के लोग जा रहे हैं। ये वीडियो हम इस बच्ची को कंधे पर लिया हुआ है और वो सुना रहा है अपनी कहानी को कि किस तरह वो कितने पैदल चल कर के निकल रहे हैं। ये वीडियो हम आखिर में आप लोगों को पेश करेंगे और आवाज़ से सुनाने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आइए आगे और कुछ खबरों के बारे में बात करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से 21,000 से ज़्यादा रिलीफ कैंप में रह रहे हैं 6.6 लाख लोग। 6.60,000 यानी कि 6,60,000 लोग इस वक्त जो है रिलीफ कैंप में रह रहे हैं और किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं होता। इन रिलीफ कैंप में किस तरह रहते हैं आप लोगों को पता ही है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने मंगल को बताया कि मुल्क में चल रहे 21,000 से ज़्यादा रिलीफ कैंप में 6.6 लाख से ज़्यादा बेसहारा लोग और कोरोना वायरस की वजह से फंसे हुए लोग पनाह लिए हुए हैं। वज़ारत में जॉइंट सेक्रेटरी पुन्नैया सलल्ला श्रीवास्तव ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को सहाफ़ियों के सामने रखा। इन कैंपों और दूसरे मकामात पर 23 लाख से ज़्यादा लोगों को खाना भी फराहम किया जा रहा है, इस बात की भी उन्होंने इत्तला दी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला मुल्क में रियासतों और यूनियन टेरेटरी के तालमेल से लॉकडाउन को नाफिज कराने पर लगातार नज़र रख रहा है और अब तक हालात तसल्ली बख्श हैं। उन्होंने कहा रियासतों और यूनियन टेरेटरी के ज़रिए मरकज़ी वज़ारत दाखिला को
दस्तयाब कराई गई इत्तलात के मुताबिक लगभग 21,064 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और उनमें 6.67 लाख से ज़्यादा लोग पनाह लिए हुए हैं। 23 लाख से ज़्यादा लोगों को खाना भी फराहम किया जा रहा है, इस बात का दावा किया जा रहा है। लेकिन लोगों की हालत किस तरह है इस वक्त, रास्तों में किस तरह वो अपने घर बार जाने की कोशिशें कर रहे हैं, ये इन तमाम तस्वीर जो एक के बाद एक निकल करके लोगों के सामने आ रही है, उससे अंदाज़ा लग सकता है कि लाखों करोड़ों लोग जो अपने घर से निकल करके मुख्तलिफ रियासतों में काम कर रहे थे, इस वक्त जो है खाने के लिए तरस गए हैं और बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। हम ये वीडियो आखिर में सुनाते हैं, उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है लोग परेशान हैं। बहरकैफ ये वीडियो सुनिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस वक्त हालात क्या है। ये लोग मुसाफिर हैं, जो लोग अपने घर पैदल जा रहे हैं रोज़ाना। ये देखिए, जो कई मीलों तक रोज़ाना अपने घर पैदल जा रहे हैं। ये देखिए, एक भाइयों ने हमारी मदद की और हमें केले खिलाए, पैसे भी दिए हमें रास्ते पे जाने के, और सब भाई यहाँ पे खड़े हैं और हम लोगों की जो हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हमको खाना पानी सब मिल रहा है यहाँ पे। तो आप भाई कहाँ जा रहे हो वैसे? इलाहाबाद जा रहे हैं हम। बच्चे कितने पैदल जा रहे हो? ये बच्चा मेरा 1.5 साल का, पैदल जा रहे हैं। बताओ। बताया गया है कि सरकार ने आनंद विहार तक के लिए बस रखी है, दिल्ली तक हम पैदल आए हैं। और भाइयों ने यहाँ पे सब टोपी पहने हुए, जितने हैं सब मुसलमान भाई बैठे हुए हैं। और मेरा नाम राजू रघुवंशी है और इन लोगों ने हमारी मदद की। कोई बात नहीं, बस भाई रो मत, कोई बात नहीं। ये वीडियो ग्रुप में डाल दियो। नाज़रीन, आइए आगे बात करते हैं। हुकूमत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मीडिया को एक नोटिस जारी की गई है कि हुकूमत से तस्दीक के बाद ही कोरोना वायरस से मुताल्लिक खबरें चलाए। मीडिया तो आपको मालूम है आजकल किस तरह नाच रहा है, ये मैं बताऊंगा आखिर में। इस कदर नाच रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा है। तबलीगी जमात को तो यहाँ बदनाम नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ तो मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। पूरे हिंदी मुसलमानों को निशाने पे लेने की कोशिशें की जा रही हैं। 2 दिन के बाद सारी तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी और क्वारंटाइन में जो इस वक्त मुख्तलिफ ख़ानदानों को मुसलमानों के घरों में घुस कर ले जा करके जो क्वारंटाइन करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जब रुदात सामने आएगी तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि किस तरह जुल्म सितम का रवैया उन लोगों के साथ अपनाया जाता है क्वारंटाइन में। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि मुल्की लॉकडाउन के दरमियान शहरों में काम करने वाले मजदूरों की बड़ी तादाद में हिजरत उस फेक न्यूज़ की वजह से हुई कि लॉकडाउन 3 महीने से ज़्यादा वक्त तक जारी रहेगा। लाइफ लॉ के मुताबिक CJIS ए बोबड़े और जस्टिस EL नागेश्वर राव की बेंच ने कहा, शहरों में काम करने वाले मजदूरों की बड़ी तादाद में हिजरत उस फेक न्यूज़ की वजह से हुई कि लॉकडाउन 3 महीने से ज़्यादा वक्त तक जारी रहेगा। ऐसी तकलीफदा हिजरत से उन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिन्होंने ऐसी खबरों पर भरोसा किया और ऐसा कदम उठाया। असल में इस दौरान कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बेंच ने कहा, इसलिए हमारे लिए मुश्किल है कि हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए फेक न्यूज़ को नज़रअंदाज कर दें। बेंच ने यह तबसरा एक IPL पर दिए हुक्म में किया, जिसमें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नाफिज किए गए 21 दिनों के मुल्की लॉकडाउन के दौरान मुहाजिर मजदूरों के लिए फलाही इक़दामात किए जाने की मांग की गई थी। बेंच ने आगे कहा, हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल अपनी जिम्मेदारी को लेकर हसास रहेगा और यकीनी बनाएगा कि दहशत पैदा करने वाली कमज़ोर खबरें नहीं चलाई जाएंगी। बेंच ने यह साफ करते हुए कहा कि वबा पर आज़ादाना चर्चा में मुदाखलत करने का इसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन मीडिया को सरकारी दरअसल PIL के जवाब में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मंगल को हिदायत दिए जाने की मांग की थी कि हुकूमत के जरिए दस्तयाब कराए गए सिस्टम से कोरोना वायरस से मुतालिक हक़ाइक़ की तस्दीक के बगैर कोई भी मीडिया हाउस कोई खबर शाये या नश्र न करे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 दिन से जिसको कोरोना पॉजिटिव नहीं है उसको भी ढकेल रहा है। न जाने एक मीडिया एक तादाद बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात वालों में इतने कोरोना मुतासिर पाए गए, फलाएं, जबकि अभी तक हकीकत में एक भी इस तरह की रिपोर्ट जो तबलीगी मरकज़ में थे वहाँ से नहीं आई हैं। जाहिर सी बात है कि जैसी न्यूज़ निकल गई उसी वक्त ये बताना शुरू कर दिया कि कोरोना मुतासिर यहाँ पे है, जबकि 2 दिन लग जाते हैं खून का और दीगर चीज़ों को ले जाकर के जांच में, लैब में पेश करके उसकी जो है उसका टेस्ट का जो है पूरा
नतीजा सामने आने तक। उससे पहले मीडिया में मुख्तलिफ किस्म के, कोई कह रहा है कि 200 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, कोई 300 कह रहा है, अजीब अजीब किस्म की जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें मरकज़ी हुकूमत और जो वहाँ की रियासती हुकूमत है उसकी शरारत की वजह से ही है। मैं आपको एक ताज़ा न्यूज़ अभी सुनाता हूँ, देखिए कि जो है किस तरह से जो है एक वहाँ के वज़ीर दाखिला ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद किस तरह की चीज़ें निकल गई। निजामुद्दीन मरकज को खाली करने के लिए 36 घंटे चला ऑपरेशन, 2361 लोग निकाले गए। इस तरह से जो है एक ट्वीट आता है, और वो ट्वीट किसका आता है, मिसाल ये आता है नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का, और हंगामा खेज सुर्खी देने की वजह से मीडिया कुछ भी अपनी जानिब से लगा करके बोलना शुरू कर देता है। उन्होंने ट्वीट क्या किया था, पूरी न्यूज़ सुने। दिल्ली में निजामुद्दीन वाक़ तबलीगी जमात मरकज़ के ताल्लुक से लगातार खबरें मीडिया में आ रही हैं और बदनाम भी किया जा रहा है। तबलीगी जमात को कम और मुसलमानों को ज़्यादा, और मुख्तलिफ रिपोर्टों में मरकज़ में फंसे लोगों की तादाद अलग अलग बताई जा रही है। अब दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करके साफ किया है कि मरकज़ से 2361 लोगों को निकाला गया और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर में दाखिल कराया गया। इससे पहले दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने मंगल के रोज़ कहा था कि मरकज़ में ठहरे हुए लोगों की तादाद ठीक तरह से मालूम नहीं है, लेकिन 1500 से 1700 लोग होंगे। वज़ीर सेहत का एक बयान, नायब वज़ीर आला का एक बयान, देखिए किस तरह ये लोग जो है परेशान करते हैं। बुध के रोज मनीष सिसोदिया ने तबलीगी जमात मरकज़ को खाली कराए जाने, वहां मौजूद लोगों को अस्पताल भेजे जाने के ताल्लुक से 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उसने लिखा, निजामुद्दीन के आलमी मरकज़ में 36 घंटे की सख्त मुहिम चलाई गई और सुबह 4 बजे पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। इस इमारत में कुल 2361 लोग निकले, उनमें से 617 को अस्पताल में और बाकी को क्वारंटाइन में दाखिल कराया गया। अब इसमें से क्या कोई ऐसा बयान है जिसपे कहा गया हो कि इनमें से कोई कोरोना मुतासिर है? लेकिन मीडिया क्या कहता है, मीडिया उतने पाए गए, इतने पाए गए, न जाने क्या क्या अपनी जानिब से लगा करके कहता है। अपने दूसरे ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि तकरीबन 36 घंटे की इस मुहिम में मेडिकल स्टाफ, इंतजामिया, पुलिस, डीटीसी स्टाफ सब ने मिलकर अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। इन सबको दिल से सलाम। इन्होंने क्या किया, एक बार फिर सुनिए, अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये काम किया, उन सबको दिल से सलाम। और इतने दिनों से सब के सब सो रहे थे। वाज़ेह है कि इससे कबल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मरकज़ के जलसे में शरीक होने वाले तकरीबन 200 बैरून मुल्क शहरियों को राजधानी के अलग अलग मसाजिद में क़याम पज़ीर होने की जानकारी दिल्ली हुकूमत को दी थी। पुलिस ने साथ ही ये भी बताया था कि तकरीबन 100 लोगों की शनाख्त हो चुकी है और ये भी पता लगाया जा चुका है कि वो किन मसाजिद में ठहरे हुए हैं। बाकी लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है ताकि उन्हें भी क्वारंटाइन करके ये पता लगाया जा सके कि उनमें कोरोना इन्फेक्शन है या नहीं। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि जिन लोगों को लेकर के जा रहा है वो सिर्फ जांच के लिए ले जाया जा रहा है। अभी किसी में भी कोई भी चीज होने की रिपोर्ट नहीं आई है, उससे पहले ही पूरा मीडिया यूं लग रहा है कि पूरे दुनिया में फैलाने वाले यही तबलीगी लोग हैं। ये इस किस्म का मीडिया जो इस वक्त हिंदुस्तान में पाया जा रहा है और इसकी जहन में जो गलाजत भरा हुआ है उसकी कोई इंतहा नहीं है। बहरकैफ मैं एक तबसरा और करूंगा आगे जाकर के, उससे पहले आइए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और इस चीज़ों से निमटने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 1000 करोड़ रुपए का अतिया किया है, लेकिन कोई न्यूज़ इसको नहीं दिखा रहा है और कोई ये भी नहीं बता रहा है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी मुसलमान हैं। ये कोई नहीं बताएगा, इसलिए कि यहाँ से पैसे आ रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। कई लोगों ने इस वक्त, कई मुस्लिम एक्टर्स, गैर मुस्लिम एक्टर्स, बहुत सारे लोगों ने जो है ये भी इल्जामात लग रहे हैं मरकजी हुकूमत पर कि जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है इस वक्त अतिया आ रहा है कोरोना वायरस की निमटने की वजह से, लेकिन जो चीज़ें सरकारी सतह पर लोगों को पेश की जा रही हैं वो हम लोगों के सामने है कि किस तरह जो है लोग फंसे हुए हैं। कई लोगों को जो है खाने तक को जो है इस वक्त मुश्किल पेश आ रही है। कहीं कहीं से डॉक्टर्स के पास उनके लवाजिमात तक नहीं है कि वो मरीज को चेकअप कर सके। कहीं पर जो है कई डॉक्टर्स हड़ताल पर निकल गए हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि वो इलाज नहीं करेंगे कोरोना मुतासिरीन का। जब वजह पूछी जाती है तो कहते हैं कि उनके पास न वेंटिलेटर्स हैं न दीगर ऐसी अशिया हैं जो खुद को जो कोरोना वायरस से बचाया जा सके जब वो किसी तिब्बी सहूलियात फराहम करते हुए किसी कोरोना मुतासिर को। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये भी सबसे बड़ा अहम तरीन सवाल है। इतना पैसा जब दिया जा रहा है कोरोना वायरस से मुतासिरीन के
लड़ने के लिए, उसकी वैक्सीन बनाने के लिए, इस सिलसिले में जो भी परेशानियां आती हैं उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन मुझे महसूस होता है कि इस वायरस ने तो बीजेपी के लिए और मरकज़ी हुकूमत के लिए खुलजा सिमसिम वाला मसला खड़ा कर दिया है। वो रास्ते खोल दिया है कि कोरोना वायरस का बहाना बनाओ और फिर जो है जितना लोगों के साथ ले सकते हैं ले लो, और जब आगे जाकर के मईशत की सूरत हाल जो बदतर हो रही है उसको मजीद बदतर करने की कोशिश करो या अबतर करने की कोशिश करो, समझ में नहीं आता। लेकिन हकीकत यह है कि जितना इस वक्त जो है फंडिंग हो रही है कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन उस तरह की जो है ज़मीनी सतह पर किसी भी रियासत को ज़्यादा तादाद में जो है फंड देते हुए कोई ऐसा बयान सामने नहीं आ रहा है। बस यही कह रहा है कि घर में रहें, सब महफूज रहें। देखते हैं आगे और क्या क्या इस तरह की खबरें आती हैं। नेतन्याहू के बाद इसराइल में कोरोना के शिबे में इस्राइली आर्मी चीफ भी क्वारंटीन में मुंतकिल हो गया है। जी हाँ, एक एक करके इस वक्त यहाँ वबा फैलती जा रही है। इसराइल में कोरोना की तेजी के साथ फैलती वबा ने इसराइल की सफ़े अव्वल की सियासी और अस्करी क़यादत को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की कोरोना के बायस आइसोलेशन के बाद आर्मी चीफ जनरल आवेफ को खावी भी क्वारंटीन मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कल मंगल को ट्विटर पर पोस्ट करदा एक बयान में बताया कि आर्मी चीफ ने 10 रोज कबल एक इजलास की सदारत की थी, जिसके बाद पता चला कि उसमें शिरकत करने वाला एक अहदेदार कोरोना का शिकार था, लिहाजा उनको भी अब आइसोलेशन में भेज दिया गया है। इस तरह जो है बड़े बड़े ओहदों पर जो इस वक्त सियासत हो या दीगर इसमें वबा फैलती जा रही है इसराइल में। इसके अलावा हिंदुस्तान की बात करें तो मध्य प्रदेश में महलूकिन की तादाद 6 को पहुंच चुकी है और मुतासिरीन की तादाद बढ़कर के 680 हो गई है। और पंजाब चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के केसेस बढ़कर हुए 56 की तादाद को पहुंच चुकी है और 4 अफराद की यहाँ मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में दूसरी मौत हुई है, 25 साल नौजवान आज हलाक हो गया कोरोना के उत्तर प्रदेश में। महलूक का कोरोना टेस्ट पहले तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुआ था और फिर दोबारा केजीएमयू और लखनऊ में टेस्ट कराया गया, दोनों ही जगह रिजल्ट पॉजिटिव आया था। बहरकैफ नाजरीन, इस तरह से जो है मरीजों की तादाद इस वक्त उत्तर प्रदेश में 100 के ऊपर चली गई है। ये यूपी की है, कर्नाटक में भी लगातार जो है मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, यानी कि इस वक्त हिंदुस्तान की अक्सर रियासतें इसकी लपेट में आ चुकी हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक बात आप लोगों के सामने जो रखनी है वो ये है कि मनीष सिसोदिया के सिलसिले में मैंने सारी तफसीलात आपको रख दी कि उसने क्या क्या बयान दिया था। अब आइए तबलीगी मरकज़ को लेकर के किस तरह की शुरू दिन से जो बातें हुई यूएनआई ने उसको पेश करने की कोशिश की है उस पर नज़र करते हैं। हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस किस चीज़ का सहारा लेती है, इसका सबूत निज़ामुद्दीन का तबलीगी मरकज़ है। 2 दिनों में जिस तरह हुकूमत और मीडिया ने झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाई, उससे अंदाज़ा होता है कि इस मुसीबत की घड़ी में भी हुकूमत और मीडिया किस कदर पार मज़ल्लत में हैं। पूरी दुनिया इस मुसीबत से लड़ने में मसरूफ़ है और हिंदुस्तानी मीडिया और हुकूमत मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने में मसरूफ़ है। जम्मू के विष्णु देवी मंदिर में 400 लोग मीडिया और हुकूमत के फंसे हुए नजर आते हैं, जबकि हज़रत निज़ामुद्दीन और दीगर मसाजिद में पनाहगुज़ीन लोग छुपे हुए नजर आते हैं। देखिए अल्फाजों का कितना बदलाव है। जो लोग मंदिर में हैं उनसे कहा जा रहा है कि ये तो वहाँ फंस गए हैं अचानक, और हज़रत निज़ामुद्दीन में जो लोग हैं वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ये है यहाँ का मीडिया। कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश अराकीन असेंबली की खरीदो फरोख्त करके हुकूमत की तश्कील दी जाती है, हलफ लिया जाता है, जश्न मनाया जाता है, लेकिन हुकूमत और मीडिया को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आती। नोएडा में एक ही कंपनी के 31 मुलाजिमीन कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, उससे किसी को खतरा नहीं होता, लेकिन निज़ामुद्दीन में 24 पॉजिटिव पाए जाने को पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरा बताया जाता है और हुकूमत एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देती है। ये वही हुकूमत है जिसको वोट देकर के आपने ले आया है, जिसने कभी इस बात का हुक्म नहीं दिया कि जो आदमी ये कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवाए। उसकी जबान से कुछ लिखा भी नहीं, बल्कि वो तो उल्टे उन्हीं के गोद में जाकर के बैठ गया, मुसलमानों की और दीगर अक़लियतों की वोट लेकर के। वो शख्स इस वक्त जो है निज़ामुद्दीन के जो है मरकज़ के खिलाफ और वहाँ के जिम्मेदारों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देता है। हजारों की तादाद में मजदूरों को जानवरों की तरह ठोस ले जाया जाता है, उससे लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आती। ये मंजर हम लोगों ने देखा, कई जगहों पर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग बस अड्डे में जमा हो गए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए, लेकिन वहां पे किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि कोरोना यहां से ये वायरस फैलेगा। हजरत निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज के मुतालिक मुतजाद खबरें आ रही हैं।
दरअसल इसका मकसद उसे बदनाम करना है। हिंदी और हिंदुत्व मीडिया को, जिसमें टीवी चैनल और अखबार शामिल हैं, को एक सुनहरा मौका मिल गया है कि इस बहाने वो मुसलमानों और मरकज को बदनाम करे, बगैर सोचे समझे और हकीकत को जाने। उसमें मुसलमानों का कुछ तबका भी शामिल हो गया है, जैसे कि अभी एक नकवी का ये जमेगा, देखिए वो दिखाइए वो वीडियो जो नकवी का इस वक्त आया है, इमेज भी है, देखिए उसने जो बयान दिया है। देखिए, तालिबानी क्राइम बाई तबलीगी जमात, कौन दे रहा है? नकवी। अब ये खुद को मुसलमानों का तर्जुमान कह करके बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जिसको जो टुकड़ा फेंका जाता है, ये उसी के बॉस की जो है बोली बोलता है। अब ये पूरे तबलीगी जमात को ये निशाना बना रहा है, खुद को भी निशाना बना रहा है, पता नहीं है, इसलिए कि इस वक्त मीडिया तबलीगी जमात के जरिए से पूरे मुसलमानों को जो है निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि हमारे बरेलवी हजरात की एक कोई अकेडमी है, जिसके बारे में मुझे इस वक्त किसी ने मैसेज किया था, मैं नाम लेना नहीं चाहता। वो लोग भी जो है इस बात का मुतालबा लेकर के बैठ गए हैं कि जो है तबलीगी जमात पर जो है पाबंदी लगनी चाहिए। मैं उन मेरे मुअद्दबाना और बहुत ही एहतरामन लोगों से कह दूं कि भाई, अगर आप लोगों की इस बात की गलत फहमी है कि मीडिया मौके का फायदा उठाकर के आप तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करके मीडिया के सामने हीरो बन जाएंगे, तो याद रखिएगा कि गुज़श्ता 14 सालों से ये मीडिया सांप बन चुका है, और सांप का काम सिर्फ डसना होता है, कभी ना कभी आपको भी डस लेगा। इसलिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाबंदी का आयत करके और मीडिया में आकर के कुछ भी बकवास करके, इसलिए कि जो लोग इस वक्त मीडिया में पेश कर रहे हैं उनका ताल्लुक जाहिर से है उनके लक़बों से, उनके साथ लगने वाली निस्बतों से आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों के साथ है। और जाहिर सी बात है कि उससे ये बात साफ होती है कि हमेशा से वो इस जमात के दुश्मन रहे हैं। और वो पाबंदी इस वक्त वो लोग इस गलत फहमी में है कि सिर्फ तबलीगी जमात इस वक्त निशाने पर है। इस वक्त तबलीगी जमात निशाने पर नहीं है, बल्कि हिंद के 30 करोड़ मुसलमान मीडिया और यहाँ की मरकजी हुकूमत के निशाने पर है, जो हिंदुत्व के एजेंडे को पूरा करने का पूरी तरह से काम कर रही है, और जो फेंके गए टुकड़े हैं उसको चाटने का काम किया जा रहा है। बहरकैफ, लॉकडाउन की सबब दिल्ली और मरकजी हुकूमत की नाकामी की वजह से उसकी जगहंसाई हो रही थी। दिल्ली समेत पूरे मुल्क में गरीब सड़कों पर थे, सारे लोग परेशान हाल हैं। इसी दौरान मरकज का मामला सामने आ गया। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर जब शिकायत करें कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं और हम इलाज नहीं करेंगे, और करोड़ों के लोग आ जाएंगे रास्ते पर लॉकडाउन की वजह से, अपनी परेशानी जाहिर करेंगे, मईशत की गिरता गिराफ इस कदर नीचे आ रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जो पहले से ही बदतर हो चुकी थी, इस वायरस की वजह से मजीद बदतर हो चुकी है, और दुनिया में पूरी तरह से लॉकडाउन होने की वजह से और मजीद बदतर हो गई है। इन तमाम चीज़ों पर तो पर्दा डालना ही था, और मीडिया के लिए कोई काम ही नहीं था। सुबह से शाम तक कोरोना के बारे में सुना कर कि उसके एंकर भी बोर हो गए थे, पागल बने जा रहे थे। ऐसे हालत में वो अंताक्षरी खेल रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये नहीं कि एक मशहूर एडिटर जिसने नरेंद्र मोदी जी का भी एक इंटरव्यू लिया था, उसने हाल ही में उसके क्लिप वो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, और वो एक बॉलीवुड के मशहूर अदाकार जिसका नाम सैफ अली खान है, उनके बेटे उनसे ज्यादा मशहूर हैं, तैमूर, उनको जो है फ्लाइंग किस मांग रही थी, फ्लाइंग किस। बताइए, ये मीडिया का काम रह गया था कोरोना वायरस की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब निजामुद्दीन का मामला मिला, जिनको आदत सी पड़ गई थी गुज़श्ता 6 सालों से हिंदू मुसलमानों के दरमियान झगड़े करा के, और कोरोना वायरस से पूरा सत्यानाश कर चुका था, और शाहीन बाग को लेकर के भी ये लोग बोल कर कितनी आदत हो गई थी, किसी भी सूरत में कोई भी मामला मुसलमानों के साथ ठोसो, और लोग वैसे भी दिलचस्प बेकार बैठे हुए घर में। अब उनको तो ये मंजर, वैसे भी एजुकेटेड तबका जानता है कि मीडिया क्या कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ अंधे भक्त भी हैं जिनको मीडिया जो कहता है वो सही लगता है, और जाहिर सी बात है कि उनको अगर वो कहा जाए कि मुसलमान ऐसा है तो उसको तो उछल के नाचना शुरू कर देते हैं, और टीवी को ही पूजना शुरू कर देते हैं। मेरे दिल की बात कह दी। तो ऐसे लोगों को भी खुश करना था, अपने आकाओं को भी खुश करना था जो उनको पाल रहे हैं और बोटी फेंक रहे थे। तो उसे में ये पूरा मामला सामने आ गया मरकज का। हुकूमत ऐसा जाहिर कर रही है कि सब कुछ पोशीदा तौर पर रह रहे थे, जबकि तमाम चीजें पुलिस के इल्म में थी। पुलिस ने मरकज वालों से सोशल डिस्टेंस बनाकर रहने को कहा था। उनमें से 300 बाज रिपोर्ट में सिर्फ 100 गैर मुल्की बाशिंदे हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के हैं। ये बात ऐसी नहीं है कि 600 जो 100 गैर मुल्की बाशिंदे वो पुलिस के पास उसकी कोई जो है रिपोर्ट नहीं थी, उनके पास मालूम था कि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं।
یہ 6 منزلہ عمارت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سب ایک ساتھ نہیں ہوں گے۔ 300 لوگ جو غیر ملکی تھے واپس بھیجا گیا تھا، جو ہوائی جہاز بند ہونے کی وجہ سے پھر واپس ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کو واپس اپنے ملکوں کو لوٹنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن ہوائی جہاز بند ہو گئے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ واپس لوٹ کر کے آئے مرکز۔ لاک ڈاؤن اچانک کر دیا گیا، ان لوگوں کو یہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ لوگ اپنے ایمبیسی کے رابطے میں تھے، یعنی ان کے ملکوں کی جو ایمبیسیز تھے ان کے رابطے میں باقاعدہ تھے یہ لوگ جو وہاں سے آئے تھے، کچھ ایمبیسی میں بھی ہیں، مجبوراً نہیں یہی قیام کرنا پڑا ان لوگوں کو۔ اس کے علاوہ باقی ماندہ بیرون دہلی کے تھے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہیں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح ملک بھر میں جماعتیں گئی ہوئی تھی جو مختلف مسجدوں میں قیام پذیر تھی، بلکہ وہاں پہ رہ رہی تھی۔ یہ کہنا لاک ڈاؤن کے بعد بھی وہ باہر نہیں نکلے، وہ باہر نکل کر کہاں جاتے، جبکہ آپ نے خود کہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، جو جہاں رہے وہیں رہے۔ یہ باقاعدہ نریندر مودی جی نے لاک ڈاؤن کے موقع پر جو 12 بجے سے ہونے والا تھا، 8 بجے جب نمودار ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو جہاں ہے وہیں رک جائے۔ اب جو جماعتیں جس مسجد میں وہاں رکیں گی نہیں تو کہاں جائیں گی، اور ان کے لیے آنے جانے کا کہاں سے بندوبست کیا گیا؟ تو یہ ساری چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں پولیس کے علم میں تھیں، اس کے باوجود اسے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کو لے جایا گیا ہے ان کی پوری رپورٹ ابھی نہیں آئی ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن میڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ کورونا کا مرکز کہنا شروع کر دیا ہے، یعنی تبلیغی مرکز کو کورونا مرکز بنا دیا گیا ہے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو غیر ملکی آتے ہیں اس کا علم وزارت داخلہ اور خارجہ کو ہوتا ہے، وہ باقاعدہ ایئرپورٹ سے آتے ہیں، تو ایئرپورٹ میں جب وہ آئے تھے وہاں سے اپنے ملکوں سے، تو ان کی اسکریننگ کیوں نہیں کی گئی؟ اسکریننگ میں جب یہ بات ثابت ہو گئی، اگر واقعی میں اچھے ڈاکٹر تھے چیک اپ کرنے والے تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کو کورونا نہیں ہے، تو جب انہوں نے رپورٹ دے کر کے ان کو ایئرپورٹ سے باہر بھیجا، تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یا تو مرکزی حکومت یا پھر اتھارٹی کی یہاں پہ غلطی ہے، ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے جن کو جو ہے ایئرپورٹ سے باہر بھیجا گیا تھا۔ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان لوگوں کو بھیجنے کا انتظام کرتی، جسے اس نے پوری نہیں کی۔ مرکز والے انتظامیہ کی بھی رابطے میں تھے، لاک ڈاؤن کے سبب وہ مرکز میں رہنے کو مجبور تھے۔ جو لوگ انہیں عقل سے پیدل قرار دے رہے ہیں، کیا وہ یا ان کی جماعت ان لوگوں کو اپنے کیمپس میں یا گھروں میں پناہ دیتی؟ کیا وہ لوگ مزدوروں کی سڑکوں پر پولیس کی لاٹیاں کھاتے ذلیل ہوتے؟ مسائل کو سمجھے بغیر تنقید کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مولانا یوسف نے 25 مارچ کو اپنے دستخط سے مکتوب خط میں SHO نظام الدین کو لکھا، ہم مرکز کو خالی کرنے کے لیے آپ ہدایت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ 23 مارچ کو ہم نے پہلے ہی 1500 سے زیادہ لوگوں سے خالی کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس اب بھی مرکز میں مختلف ریاستوں کے 1000 سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے گاڑی کے پاس کے لیے SDM سے رابطہ کیا تاکہ ہم باقی لوگوں کو ان کے متعلقہ مقامات پر بھیج سکیں۔ SDM دفتر نے 25 مارچ کو صبح 11 بجے ملاقات کے لیے وقت ہے، آپ سے درخواست ہے کہ برائے کرم جلد کارروائی کے لیے SDM سے رابطہ کریں، ہم آپ تمام ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح 29 مارچ کو اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس اتل کمار کو مکتوب میں تبلیغی مرکز کا تعارف کراتے ہوئے اور لوگوں کو تبلیغی کارکنوں کی آمد و رفت کے بارے میں بتاتے ہوئے وضاحت کی کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کافی لوگ اندر تھے اور وہ اندر ہی رہے۔ جنتا کرفیو کے وقت کچھ لوگوں کو باہر نکالا گیا تھا۔ جب لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تو تبلیغی مرکز کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور باہر سے کسی کو نہیں آنے دیا گیا تھا، کیونکہ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کا اعلان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ جو جہاں ہیں وہیں رہے، پر عمل کرتے ہوئے اس لیے سب کو اندر رکھا گیا، ان سب کو تنہا رکھا گیا۔ واضح ہے کہ اس کیمپس میں مولانا سعد کی فیملی بھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغی مرکز انتظامیہ نے 17 بسوں کا انتظام کیا تھا تاکہ پھنسے ہوئے لوگوں کو ان کے گھروں تک چھوڑا جا سکے، لیکن انتظامیہ نے اجازت نہیں دی۔ انتظامیہ 17 بسوں کی فہرست ڈرائیور کا نام بسوں کا نمبر کے ساتھ دیا تھا تاکہ بسوں کے جانے کے لیے اجازت نامہ موصول کیا جا سکے، حاصل کیا جا سکے۔ یہ لوگ ہر حال میں قانون پر عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تبلیغی مرکز انتظامیہ اور مرکز کے بارے میں معلومات رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے بسوں کا انتظام کیا تھا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ پولیس نے نہیں بلکہ مرکز نے انتظام کیا تھا، جس کی اجازت پولیس اور انتظامیہ نے نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ دہلی کے نظام الدین میں تبلیغی جماعت کے مرکز سے کورونا وائرس کے معائنے کے لیے 200 کے قریب افراد کو دہلی کے مختلف اسپتالوں میں لے جایا گیا ہے۔ بیرون ملک سے لوگ بھی اس مرکز میں تھے۔ اب دہلی حکومت نے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ مرکز کے سربراہ کے خلاف FIR درج کرے۔ اس کے بعد پولیس نے پورے علاقے کو سیل کر دیا ہے۔ پولیس ڈرون کے ذریعے پورے علاقے کی نگرانی کر رہی ہے۔ نظام الدین کیس سے متعلق دہلی حکومت کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 24 مارچ کو ملک بھر میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤسز، ہاسٹلز اور اس طرح کی اداروں کے مالکان اور منتظمین کی ذمہ داری تھی کہ وہ معاشرتی فاصلے
फासले यानी कि सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से नाफिज करे, ऐसा लगता है कि यहाँ इसकी पैरवी नहीं की जा रही है। हुकूमत के जराये का कहना है कि यहाँ कोरोना वायरस से मुतालिक जारी करदा रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसकी वजह से बहुत ही जानों को खतरा लायक है। सरबराह का ये फेल जुर्माना मुजरिमाना है। ये कह करके इस वक्त जो है यहाँ पर कई जिम्मेदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। लेकिन मैंने जो शुरू में बताया उसको देखने के बाद आप क्या महसूस करेंगे कि यहाँ के जिम्मेदारों की गलती है या खुद वहाँ के जो है इंतजामिया की गलती थी, आप फैसला ले सकते हैं। यूएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुनूबी मशरक़ी दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज में रहने वाले 9 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौत हुई है, ये बात कही जा रही है। जबकि 24 लोग मुतासिर पाए गए हैं, ये भी बात आई है। यहां से निकाले गए 334 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि 7 लोगों की क्वारंटीना किया गया है, यानी कि उनको 14 दिन अंदर रहना होगा अपने आप को। तबलीगी मरकज से मुंसलिक 6 अफराद तेलंगाना, एक तमिलनाडु, एक जम्मू कश्मीर, एक की दिल्ली में मौत हुई। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा कि तबलीगी जमात ने लॉकडाउन के दौरान कवानीन को तोड़कर जुर्म किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मरकज के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज के 24 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए, जबकि इस बीमारी के अलामात वाले 334 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हक़ाइक़ एक के बाद एक जब अब शुरू से हम देखने को आते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन का ऐलान हुआ, कर्फ्यू का ऐलान हुआ, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद महसूस होता है कि जो है जब आप ये कहें कि आप अपनी जगह रहें, कहीं ना जाएं, तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारों की अपनी जिम्मेदारी होती है। जो इसकी तादाद लंबी हो, 2000 से ज़्यादा हो, उनको फौरी तौर पर भेजने का कहाँ से इंतज़ाम कर दिया जाए, उनको सड़कों पर तो भड़कने नहीं दिया जा सकता। वैसे हालात में मरकज़ और पुलिस इंतज़ामिया, सेहत इंतज़ामिया अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मीडिया को जो है हुकूमत के इस मरकज़ के पीछे लगा दिया है। वो लगातार उसको बदनाम करती जा रही है और कुछ दिन ऐसे ये लोग भोंकते भी रहेंगे। लिहाजा जो है आप लोग ज्यादा टेंशन ना लें, इस पर तबसरे करना बंद कर दें। इस पर सोशल मीडिया में, ये मीडिया ऐसी है, शाहीन बाग का मामला आप खुद सब तमाम लोगों के सामने है, किस तरह से जो है 3 महीने तक, बल्कि जितने दिनों तक ये एहतजाज जारी रहा, हर दिन किसी न किसी वजह से शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश की जाती रही, खवातीन को भी नहीं छोड़ा गया। जो हालात, जो सिचुएशन पैदा हुए, ये वही मीडिया है, यही चाहता है। अब इसके जहन में वो गलाजत बैठ चुकी है, वो निफाकत बैठ चुकी है। आप इनको जितना समझाएं, जितना आपको ट्वीट करें, समझने वाले नहीं है, क्योंकि बोटी फेंकी जा चुकी है, खा चुके हैं, उसका हक अदा कर रहे हैं, उसकी वफादारी कर रहे हैं। और वफादारी बोटी फेंकने के बाद कौन करता है, वो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। मुझे यहां पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।